Hello, my dear students. So, in earlier lecture, we discussed about the Hinsenberg uncertainty principle, and in this lecture, we are going to continue the same topic. Plus, साथ में हम करेंगे बहुत ही important topic of this chapter, that is quantum mechanical model of atom. So, what is the Hinsenberg uncertainty principle? It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and the momentum of an electron. और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन आपका है, जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बोहर मॉडल था, ये जो उसका पॉइंट था वो यहाँ पे फेल होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है उसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, राइट। So, one of the important implication of this principle is that it rules out existence of definite path or trajectory of electron and other similar particle. मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की तरह सिमिलर पार्टिकल्स होंगे जिनमें कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ बता पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। सो हम इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ही ये डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्लेस हैं, ठीक है। वी वांट टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इनसाइड द एटम। अब इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया, थॉमसन मॉडल डिस्कस कर लिया है, बोहर मॉडल आया उसके बाद, अभी हम ये दो प्रिंसिपल डिस्कस करें, ड्यूल बिहेवियर हमने डिस्कस किया, अब ये प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस टॉपिक में जो हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर हमें वहां पे मिलने वाला है कि इलेक्ट्रॉन को, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस पॉइंट को नोट करें कि इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन द एंड हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए, so now let's discuss the significance of uncertainty principle. So this principle is significant only for motion of microscopic object, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ये सिग्निफिकेंट है, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा है ना, स्मॉल साइज है उसका, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बिगर साइज है उसका, मतलब उसका बिग साइज होगा तो मास भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप में है किसके, मास के। मतलब मास आपका कम होगा तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी बेटे, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा कम मास होगा उतनी ज्यादा हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल है वो किसके लिए सिग्निफिकेंट है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट वे में हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है हमें कि अगर मास आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का 10⁻⁻⁶ है, बहुत छोटा साइज है, तो उस केस में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इस फॉर्मूले में किस तरीके से आपने वैल्यूज को पुट करना है, राइट। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, तो प्रॉब्लम इज 2.16 इन एनसीईआरटी। क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, आपको मास गिवन है बॉल का, स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड भी गिवन है क्वेश्चन में। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, आपको ये भी बोला गया है कि स्पीड को अगर आप मेजर करना है तो 2% की एक्यूरेसी से हम कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अब आपको ये बताना है कि जो पोजीशन होगी उसकी कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो हिंसनबर्ग का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, दैट इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है।
Now what we have to calculate? We have to calculate uncertainty in position, and this is the symbol for uncertainty of position. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v। अब देखो h की वैल्यू हमें पहले से पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, हमें यहाँ क्या चाहिए? मास चाहिए और डेल्टा वी चाहिए। तो मास भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपके पास? दैट इज 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 केजी। और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड देके रखी है आपको, स्पीड के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी कितना देके रखा है? 45। और एक्यूरेसी कितनी देके रखी है? 2%। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं परसेंटेज को, और हमारे पास कितना रहेगा? 2 डिवाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज है ना, 100 में से 2% की एक्यूरेसी है, तो हम इसकी एक्यूरेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 0.9। ठीक है, 0.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर सेकंड इनवर्स। अब आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्या होता है? 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई मास कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 3, और वेलोसिटी कितनी होगी? 0.9, मतलब स्पीड कितनी होगी? 0.9। तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 1.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 33 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है? दिस इज नियरली 10 रेज़ टू पावर 18 टाइम्स स्मॉलर। कितना छोटा इसका वैल्यू आ रही है। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर आप किसी एटम के न्यूक्लियस की भी बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा छोटा है। ठीक है, सो एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉर लार्ज पार्टिकल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेट्स नो मीनिंगफुल लिमिट। मतलब कि लार्ज पार्टिकल होगा तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहां पे वो नेग्लिजिबल वैल्यूज आएंगी, या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी कोई मीनिंगफुल लिमिट नहीं होगी टू द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। उसकी जितना भी आंसर आ रहा है उसकी प्रिसीजन में उसकी कोई मीनिंगफुल लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किया वही चीज हमने अब एक क्वेश्चन की फॉर्म से अंडरस्टैंड की। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ जो हमने डिस्कस किया, ड्यूल बिहेवियर डिस्कस कर लिया, अनसर्टेनिटी डिस्कस कर ली। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कि बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ, उसके क्या रीजन थे उसके फेल होने के। तो पहला पॉइंट, इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज्ड पार्टिकल है, मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट, और कहा कि वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। बट ये ऐसा नहीं है, ये तो हमने अभी ये हमने डिस्कस किया अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, तो वहां पे हमने इस पॉइंट को क्या कहा कि ये रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड है द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन द बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल नेचर की बात की थी, उसके वेव नेचर की बात नहीं की थी, तो वो भी उसका क्या है? एक रीजन है उसके फेल होने का। थर्ड पॉइंट क्या है? फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ, एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट सेम टाइम। ये बोहर ने कहा था, लेकिन इस जो हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम therefore not only ignores dual behavior of matter but also contradict हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो था उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, और इस पॉइंट पे उन्होंने इस जो हिंसनबर्ग का जो प्रिंसिपल आया था उसको उन्होंने क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो बोहर मॉडल के उसमें नहीं दिए गए थे, तो बोहर मॉडल बाद में फिर क्या हो गया? फेल हो गया, राइट। अब बोहर मॉडल जब फेल हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली एक नया मॉडल आया होगा, जो कौन सा था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये मतलब इसके आगे से ही जो बेसिक केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि हम ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं या ये कंसीडर करते हैं ये साइंस कि जो भी आपके पास मैटर होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, पार्टिकल होंगे, उनका ड्यूल बिहेवियर होगा। ठीक है, उनका क्या होगा? ड्यूल बिहेवियर होगा। सो
अब ये किसने कहा था? ये कहा था स्क्रॉडिंगर ने और साथ में हिंसनबर्ग ने, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अब ये मॉडल दिया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब हिंसनबर्ग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की। अब हमारे सिलेबस में जितना दिया गया है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है। आप हाई क्लास में जब जाएंगे तो वहां पे इस टॉपिक को काफी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी के लिए हमारे सिलेबस में इतना है, हम उतना डिस्कस कर लेते हैं। सो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन क्या है? दैट इज एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या है? एच जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? साई। ठीक है, साई इज अ वेव फंक्शन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये एक वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, और साई को जब हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे क्वांटम क्वांटम नंबर्स में, तो वहां पे उसको कैसे लिखते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इस जो मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इसमें उन्होंने कहा कि साई जो है वो क्या है बेटे? वो हमारे पास क्या है? एक वेव फंक्शन है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मतलब कि जो आपके पास जो न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम के एक वेव की फॉर्म में इस तरीके से वो घूमते रहेंगे। ठीक है, वेव की फॉर्म में आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वो न्यूक्लियस के अराउंड होंगे, तो वो न्यूक्लियस के अराउंड, बट वो सर्कुलर पाथ में नहीं होंगे। ठीक है, सर्कुलर पाथ में वो नहीं होंगे। वो किस पाथ में होंगे? इस तरीके से वो घूमते रहेंगे ऐसे वेव की फॉर्म में। तो इसलिए जो साई होगा यहाँ पे वो क्या होगा? वेव फंक्शन होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम तो रहे हैं, बट वो किस तरीके से घूम रहे हैं? ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में घूम रहे हैं वो। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसलिए साई क्या बन गया? साई जो है वो वेव फंक्शन बन गया, जो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से घूम रहा है। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो कौन देगा? हमें साई देगा। तो हमारे पास यहाँ पे अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आ चुकी है, वो क्या है? साई है जो हमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका था जब हमने क्या स्टडी किया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो फाइनली हियर वी आर कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी हमें साई से। ठीक है, साई किस तरीके से? साई स्क्वायर की फॉर्म में। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं अभी भी ये, within an atom is proportional to the size square at that point। उस पॉइंट पे आपको साइज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा वो, तब आप बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वहां पे उस पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए एक वेव है, तो उस वेव में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा? साइज स्क्वायर से पता चलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया, उसके ऐसे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमें पिछले वाले मॉडल्स में नहीं मिले, उनकी बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। इस मॉडल ऑफ एटम में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। ठीक है, वेरिएबल नहीं होंगी, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। Second point, the path of an electron in an atom can never be determined or known accurately। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका जो ट्रेजेक्टरी होगी उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, प्रिसाइजली कर सकते हैं पर एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो हमने अभी डिस्कस भी किया पीछे कि साई की हेल्प से, साई जो है वो क्या क्या है? वेव फंक्शन है और वो हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से फिल किए जाएंगे वो डिपेंड करेगा उनके इंक्रीजिंग एनर्जी
स्टेट पे। ठीक है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। अभी आप बस ये नोट डाउन करते चलो कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या थे जो बाकी मॉडल्स में नहीं मिले हमें। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर। अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है एक पॉइंट पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके आगे आने वाले लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो गिव थम्स अप। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।